नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। साथियों, मैं आज अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में आपसे अपने एक अस्थमा के मरीज द्वारा पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करूंगा। उसने पूछा कि यदि कोई लड़का या लड़की जिसको अस्थमा हो गया है, क्या उसको शादी करना चाहिए, कर सकता है कि नहीं? यदि कर सकता है तो शादी के पहले और शादी के बाद उसको किन किन बातों का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इसमें जब मैंने विचार किया तो दो पहलू और आते हैं। एक कि गर्भकाल के दौरान जो अस्थमा वाली माँ है, उसको गर्भकाल में क्या बातें ध्यान रखनी है कि गर्भकाल में अस्थमा के साथ कैसे कैसे व्यवहार करना है। दूसरा बड़ा प्रश्न आता है, क्या अगली पीढ़ी में अस्थमा होने की संभावनाएं कितनी हैं और क्या अगली पीढ़ी में अस्थमा के होने को कम किया सकता है या रोका सकता है या नहीं। आज हम पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे कि शादी करना चाहिए कि नहीं, और शादी करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। अस्थमा के बारे में जैसा मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। भारत में ही 2.5 से 3 करोड़ लोगों को अस्थमा है और बच्चों की 4 से 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है। जैसा हम जानते हैं कि ये क्रॉनिक बीमारी है, अर्थात लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारी है। ये नॉन कम्युनिकेबल या नॉन ट्रांसमिसिबल बीमारी है, अर्थात ये गैर संक्रामक है, असंक्रामक बीमारी है। यदि कोई अस्थमा के मरीज के साथ उठता बैठता टहलता जीवन यापन करता है तो उसको उसके साथ रहने से अस्थमा नहीं होने जा रहा है। ये एक संक्रमण से नहीं फैलते, किसी भी संक्रमण से होने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, ये जेनेटिक ज़रूर है, ये आनुवंशिक ज़रूर पाई गई है। बच्चों व यंग एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स कहते हैं 18 से 24 की एज ग्रुप को, जहाँ सामान्य तौर पर यंग एडल्ट्स कहा जाता है। ये जो एज ग्रुप है, इनके अंदर जो होने वाला अस्थमा होता है मुख्यतः एलर्जिक नेचर का पाया जाता है। और यौनारंभ अर्थात प्यूबर्टी के पहले जिन बच्चों में, चाहे लड़का और लड़की हो, अस्थमा होता है तो उसमें ये परसेंटेज देखा गया है कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों में अस्थमा की शुरुआत होने की संख्या ज़्यादा मिलती है। शायद लड़कों में एयरवेज स्मॉलर होते हैं लड़कियों के मुकाबले, प्रॉब्ली ये कारण है, पक्का अभी पता नहीं है। यौनारंभ अर्थात प्यूबर्टी के बाद लड़कों और लड़कियों में नए शुरू होने अस्थमा के केसेस में लड़कियों में केसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं लड़कों के मुकाबले। और मिडिल एज अर्थात 40 से 60 एज ग्रुप तक आते आते इन दोनों लड़का लड़कियों की संख्या अस्थमा की लगभग बराबर आ जाती है। वहीं जो अस्थमा बड़ों में शुरू होता है, एडल्टहुड में जाकर के शुरू होता है, 40 के बाद शुरू होता है, वो मुख्यतः नॉन एलर्जिक टाइप का होता है। और ऐसा अस्थमा फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है और स्मोकर्स में ज़्यादा मिलता है। बड़े होने पर होने वाला अस्थमा, इस तरह का अस्थमा ज़्यादातर नियंत्रण करना इसको थोड़ा सा कठिन बैठता है, जो बच्चों का एलर्जिक अस्थमा होता है। अगर अस्थमा, जैसा हम जानते हैं कि ये सांस की नलियों में सूजन की बीमारी है, तो इसमें मुख्य इलाज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड द्वारा होता है, जो बीमारी को नियंत्रित रखता है और इसीलिए इसको प्रिवेंटर थेरेपी भी कहते हैं। ये इन्हेलर नियमित रूप से सही डोज में, सही मात्रा में नियमित इन्हेलर द्वारा लेना होता है और बीमारी को पीक फ्लोमीटर या स्पायरोमेट्री के द्वारा निगरानी करते रहना होता है, ताकि वाकई बीमारी हमारी नियंत्रित है या नहीं इसका पता लगता रहे। क्योंकि लक्षण
नियंत्रण पहले हट जाता है, बाद में लक्षण आते हैं, और लक्षण जब आते हैं उस समय हमारा अस्थमा ज़्यादा ही बिगड़ चुका होता है। इसलिए हमें डायबिटीज़ में जैसे हम ब्लड शुगर नापते रहते हैं कि शुगर नियंत्रित बना हुआ है कि नहीं, और नहीं बना हुआ तो हम तुरंत डॉक्टर से सहायता लेते हैं। वैसे ही इसके अंदर पी फ्लोमीटर से अगर हम अपनी फेफड़े क्षमता नापते रहें और इन्हें लगातार लेते रहें और महीने 2 महीने के चार्ट बना कर दिखाएं और घट नहीं रहा हो तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। और घटा है और लगातार घटा बना रहता है 2-3 दिन 4 दिन या लक्षण आने लगते हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिल करके उसको नियंत्रित करा सकते हैं। कभी भी इन्हेलर लेने में समय की कमी है और दूसरों को पता न लग जाए, लोग क्या कहेंगे, खास करके ससुराल पक्ष के लोग क्या कहेंगे, उनको पता लग गया तो क्या होगा, ऐसी स्थितियां जो है अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति के मर्ज को बढ़ाती हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको अस्थमा को नियंत्रित रखने के लिए इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रिवेंटर इन्हेलर हमेशा लेना है, नियमित लेना है। अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही दवा घटानी बढ़ानी या वही चलाई रखनी है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अगर आप अच्छे से कंट्रोल भी हैं अस्थमा से इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे, लेकिन भावनात्मक उद्वेग ऐसा आ सकता है या कोई और ट्रिगर आ सकता है जिससे आपका अस्थमा कंट्रोल हिल सकता है। ये आपकी आधारभूत जानकारी अस्थमा के बारे में है। अब बात आती है कि अब आपकी शादी करने का टाइम आ रहा है तो आप क्या करें अपने स्पाउस को। अगर आप लड़के हैं तो लड़की को, लड़की है तो लड़के को मर्ज के बाद अपने इस अस्थमा के बारे में जागरूक करें, बता रखें या छुपा दें। जब होगा पता लगेगा तो देखा जाएगा। तो मेरी राय ये है कि आप अपने स्पाउस से डेटिंग के समय सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन के दूसरे मौक़ों पर अपना समय लेते हुए सामान्य बातचीत के दौरान इसके बारे में आप हिंट दे दें, स्पष्ट रूप से बता दें। मन डर सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्पाउस ये सुन करके कि सामने हमारे पार्टनर को जो है अस्थमा है तो शादी न तोड़ दे, इतनी अच्छी शादी हो रही है तो। लेकिन आप ये मन को भरोसा ज़रूर रखें कि अगर आपको वास्तव में प्यार करता है अगला पार्टनर, तो आप जो सत्य तथ्य आप उसको साझा कर रहे हैं तो आपको ना तो पापबोध होगा और स्पाउस को भी हो सकता है कि अस्थमा और इन्हेलर थेरेपी के बारे में पहले से किसी न किसी तरह से पता हो, तो आपको अपनी बात कन्वे करने में आसानी होगी। आप उसको केवल भरोसा दे सकते हैं कि इसमें अस्थमा में ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसमें केवल प्रिवेंटर इन्हेलर लेना पड़ता है। कभी कभी रिलीवर थेरेपी इन्हेल्ड ब्रोंकोडायलेटर के रूप में लेना पड़ता है, और कहते हैं कि इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जैसे अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा आदि सबको अस्थमा है और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम भी जी सकते हैं। स्पाउस में एक हिच आ सकती है कि अब एक रेगुलर खर्चा अभी से इलाज का इनके साथ देना पड़ेगा या बढ़ जाने पर पार्टनर की देखभाल करनी पड़ेगी, आदि चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन अगर हम आपस में प्यार के रिश्ते को आगे रख करके विचार साझा करेंगे और तो परिवार के लोग भी आगे बढ़ कर के कि भाई चलो अस्थमा ऐसी कोई ख़ास बीमारी नहीं है, मतलब कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है, तो हम लोग और अस्थमा कई लोगों को है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को है, तो सब सहयोग करेंगे और आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। आप इसी दौरान अपने ट्रिगर्स के बारे में, जैसे पेट्स है, परफ्यूम है, आफ्टर सेव है, स्मोकिंग इत्यादि है, तो इसके अगर आप बता देंगे तो तय बात है कि जो आपका स्पाउस है वो आपको इससे बचने के लिए मदद करेगा कि हाँ कैसे आपको ट्रिगर्स के संपर्क में से बचाया जा सके। आपके लिए आसान होगा कि आपकी दवाएं निरंतर चल सकें। आप छिपा कर दवा लेने से जो गिल्ट कॉन्शियस है उससे भी आप बच सकेंगे। अगर इन्हेलर वैसे भी अगर आप निरंतर दवा नहीं ले रहे हैं, जब ज़्यादा लक्षण बढ़ेगा तो दवा थोड़ा बहुत ले लिया छिपा करके, अगर ऐसा करेंगे तो कभी न कभी तकलीफ़ बढ़ जाएगी या आपको अस्थमा का अटैक पड़ जाएगा, तब तो आपको सभी को पता लग जाएगा। उस समय आपकी स्थिति बड़ी अजीब सी होगी, क्योंकि जब आपको डॉक्टर बताएगा कि उनको अस्थमा था, पहले से था, बातें बाहर आएंगी तो ये कहेंगे कि आपने हमसे बीमारी छिपाया, आपकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठेगा और
ऐसे में आपके रिश्तों में खटास पैदा होती है कि भाई इन्होंने तो झूठ की बुनियाद पे या छिपाने की बुनियाद पे ही रिश्ता शुरू किया। और वहीं पता रहने पे क्या होगा कि आप भी मस्त रहेंगे, इमोशनल स्ट्रेस में नहीं रहेंगे कि कभी हो गया, अटैक पड़ गया तो क्या होगा, या सांस फूल गई तो क्या होगा, और फैमिली सपोर्ट भी बना रहेगा। और करियर की दृष्टि से भी अस्थमा अगर अच्छी तरह से कंट्रोल रहता है तो किसी भी प्रतियोगिता में आपको कोई परेशानी, बाधा नहीं आती है। और जब पूरा परिवार साथ रहता है, सबको पता रहता है, तो आपको किसी से भी कोई हिच नहीं रहती, कोई घबराहट नहीं रहती, कोई इमोशनल स्ट्रेस नहीं रहता। पूरा परिवार, फैमिली सपोर्ट में रहती है। ना आपको ससुराल पक्ष से या किसी भी मेंबर से आपको किसी से ताना सुनने की स्थिति में झेलना पड़ता है कि भाई हमारी दामाद जी ने छिपा दिया या हमारी बहू ने छिपा लिया। और जो आपको आत्मविश्वास रहता है अपने सत्यनिष्ठा का और अपनी बीमारी कंट्रोल रहने का, और कि हमने सब बता रखा है, कोई परेशानी होगी हम अच्छे मेंबर की तरह रहेंगे, तो आप आराम से ज़िंदगी, बेहतर वैवाहिक ज़िंदगी अपनी निभा पाते हैं। यदि पार्टनर को कभी भी सांस की तकलीफ उभरती है तो जो कहते हैं कि स्पाउस है वो उसकी अनकंफर्टेबलनेस को पकड़ लेता है, या उससे वो आप शेयर करने में परेशानी नहीं होती है एक स्पाउस को दूसरे से। तो क्या होता है कि जब कोई हिचकिचाहट नहीं होती, कोई शेयर करने में परेशानी नहीं होती, तो दूसरा स्पाउस जो है उसकी प्रॉब्लम के लिए तुरंत एक्शन ले सकता है। जैसे रिलीवर्स को तुरंत दे दिया उसने, और घर पे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने तुरंत चिकित्सक के पास ले जाने में भी उसको मानसिक रूप से तैयारी रहती है उसकी, कि अगर ऐसा कभी हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे। उसको पहले से पता होता है कि हमारा चिकित्सक कौन है, कहाँ हमको जाना है, डॉक्टर से बात कर सकता है। और आपस में अगर हम मैरिड लाइफ में अगर ये सब चीज़ें पता है तो हम अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, खुद आपस में डिस्कस करके जान सकते हैं कि अस्थमा के साथ हम मैरिड लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं। अगर ये बात ध्यान देने की बात है कि अगर मेल साइड की हम बात करें तो अनकंट्रोल्ड अस्थमा जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी कारण बन सकता है, और उससे मैरिड लाइफ में अवसाद आ सकता है। तो अस्थमा को कंट्रोल रखना है और कभी भी स्ट्रेस में नहीं आना है। तो साथियों, आपको बात मेरी समझ में आई होगी कि हम अस्थमा के साथ बड़ी मुस्कुराते हुए शादी कर सकते हैं। मेरी तरफ से संदेश है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने को सकारात्मक बनाए रखें, और खुशी मन से अपनी बात को शेयर करके दोनों पक्षों में मैरिज करें। आप अगर कहते हैं कि शेयर कर लेंगे तो आपको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होने पाएगा, अपनी मैरिड लाइफ को इलाज एंजॉय कर सकेंगे, और नियमित इलाज करके आप और ट्रिगर से बच करके आपका अस्थमा भी कंट्रोल रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ भी कंट्रोल रहेगी। यही मेरी शुभकामना भी है कि आप सारे अस्थमेटिक्स अपनी एंजॉय अस्थमा के रेगुलर और नियमित इलाज और मॉनिटरिंग के साथ अगर जीवन अपना खुशहाल जीवन जी सकें। धन्यवाद। आपको बता दूं कि गर्भकाल और कहते हैं कि अस्थमा पर मेरा एक वीडियो पहले से ही है, आप पुराने वीडियोस में इसको जा कर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि अस्थमा क्या अगली पीढ़ी में जाने की संभावना कितनी है, क्या हम अगली पीढ़ी में अस्थमा होने की संभावनाओं को कम या ख़त्म कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। चैनल मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पूरा का पूरा देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। कमेंट्स व्हाट्सएप के बजाय आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के साथ दें और अच्छा लगेगा। लोग प्रेरित होते हैं अपनी बात कहने के लिए। अपने प्रश्नों को उसमें डालिए, और अगले वीडियोस किस टॉपिक्स पे हम बना सकते हैं इसके बारे में भी हमको जागरूक कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।